हमने कोलिजन स्टार्ट किया था इलास्टिक कोलिजन डिस्कस किया। इसमें बताया जो मेन कॉन्सेप्ट वो था काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। डिटेल में बात किया था बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहेगा, ड्यूरिंग नहीं रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहेगा। ये दोनों को मिक्स करके एक और इक्वेशन बन गया था, मतलब इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं था, वो था वेलोसिटी ऑफ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इससे हमने सवाल सॉल्व किया। तभी सारे बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो एक आध सवाल छोटा सा मैं ले लेता हूं, है ना। सपोज एक m मास का ब्लॉक है, ये v0 वेलोसिटी से जा रहा है, 2m मास का है, और एक m मास का ब्लॉक है, ये भी v0 वेलोसिटी से आ रहा है। दिस इज ब्लॉक A, दिस इज ब्लॉक B, collision is elastic, find velocity of blocks after collision। ये पहला सवाल। तब तक तुम लोग करो, इलास्टिक कोलिजन पढ़ा दिया है। चलो अभी तक बच्चे सारे नहीं ज्वाइन किए, कोई बात नहीं। चलो हम लोग एक दो सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है, इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, आफ्टर कोलिजन क्या होगा सिचुएशन। सो लेट्स टू एम ब्लॉक का वेलोसिटी लेट्स इधर मान लिया है v1, और m ब्लॉक का वेलोसिटी इधर ही मान लिया है v2।
है ना। सो फर्स्ट इक्वेशंस फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, हमने कहा था पहला इक्वेशंस लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन 2m v1 प्लस m v2 इक्वल टू देवेश व्यास, क्या लिखूं देवेश, 3m v0 या m v0 या 2m v0 टोटल, MV0 m v0 है ना, क्योंकि इसका मोमेंटम इधर इसका मोमेंटम इधर तो माइनस साइन। सो ये जो इक्वेशन 1 आया उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2v1 प्लस v2 इक्वल टू v0, दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लिखना प्रीफर करोगे या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला? Velocity of approach. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? देखो यहाँ पे v1 है, ये v2 है, ये v2 जा रहा होगा इस डायरेक्शन में और v1 पीछे पीछे जा रहा है, तो दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉरी सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इट 0 और 2v0? 2v0, 2v. इक्वेशन 2 है ना। अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 में सॉरी इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो देखो यहाँ -2v1 हो जाएगा, यहाँ 2v1 जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3v2 इक्वल टू 4 + 1 5v0, v2 comes out as 5v0/3। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है यार, ये तो सबको सॉल्व होना चाहिए, कुछ हम बड़ा सा चीज पढ़ाया क्या? दर्शना सॉल्व हो रहा है क्या ये सवाल? Yes, sir. ऋषिकेश बटगुजर, लक्ष्मी अहेर सॉल्व हुआ क्या है? आज बच्चे इतने कम आए हैं यार। वेदांत सिंधे, आया था ये आंसर? यस सर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखो, एक तैयार है, ये सेकंड। ईशान, तुझे ये सॉल्व करना है, नाम दे दिया ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। सेकंड सवाल के लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेना, collision between A and B is elastic. Find, अगला सवाल, find velocity of B just after collision. दूसरा सवाल, find velocity of B at the moment
spring had maximum compression, है ना। तीसरा सवाल, फाइंड maximum compression। तो ये 3 सवाल लिखो और सॉल्व करो। ईशान बहुत जल्दीबाजी कर रहे हो तुम। तो बच्चों इस सवाल को देखते हैं। सवाल तुमने लिख लिया, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। पहला तो बहुत ही आसान था, ये तो सबको आ गया होगा। इक्वल मास है, इलास्टिक कोलिजन है, V0 चेंज हो जाएगा, है ना। तो B का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, उसका आंसर हो जाएगा V0। सेकंड सवाल पूछा है कि अब ये V0 वेलोसिटी है बच्चों, ये रेस्ट में है, ठीक है ना। ये दिया हुआ था रेस्ट में, मैंने शायद लिखा नहीं। इनिशियली दोनों रेस्ट में है। अब इसको वेलोसिटी मिल गया V0, सो दिस विल कंप्रेस द स्प्रिंग। जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, दिस ब्लॉक स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगा। इसका वेलोसिटी बच्चों अभी ज्यादा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। कम होता रहेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन इसका वेलोसिटी जब तक ज्यादा है इससे, तब तक डिस्टेंस कम हो रहा है। एक मोमेंट पे इसका बढ़ते बढ़ते इंक्रीज होते हुए, इसका डिक्रीज होते हुए इक्वल हो जाएगा। द मोमेंट दोनों के बीच का, दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो गया, उस समय कंप्रेशन मैक्सिमम होगा। ये इलास्टिक कोलिजन में हमने बताया भी था डिफॉर्मेशन वाला सवाल में, है ना। बच्चों क्या कहेंगे, कंप्रेशन विल बी, ये आइडिया होगा, ये हो गया 50% ऑफ द सवाल। कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम, इतना ही रियलाइज करना, when the two block will have equal velocity। है ना। चलो एक नई एंट्री आ गई, 2 एंट्री आ गई। प्रेम दालवी, कहाँ थे गायब भाई, तुम थे यहाँ पे? प्रेम तो था लगता है। तो मोबाइल से कनेक्टेड था। अच्छा अच्छा, अभी एक और से कनेक्ट हो गए नहीं। अच्छा, हमको लगा एक नंबर बढ़ा। हर्षवर्धन लेट आए क्या तू? चलो, तो ये समझ में आ गया, कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम कब होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये और ये सिस्टम लेता है, स्प्रिंग का फोर्स इंटरनल हो जाएगा फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इज mv0, और जिस समय इक्वल वेलोसिटी हुआ है, लेट्स v हुआ इक्वल वेलोसिटी, सो m प्लस 2m into equal velocity common velocity v, so v comes out as v0 by 3। ईशान, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes sir।
चलो बच्चों, तीसरा सवाल आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन? ठीक है प्रेम, पता चल गया, तूने पहले भी मैसेज किया है ना, तो पहले से ही था। प्रेम बताना कि मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकाले। तो बच्चों इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है? स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो। बहुत बढ़िया। डेल्टा के में फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल बच्चों सब कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना मास है? 3m। कॉमन वेलोसिटी कितना है? v, बाद में v0/3 लिख लेंगे। ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इज हाउ मच? हाफ m v0 स्क्वायर, ब्लॉक मूव कर रहा है, दूसरे का तो काइनेटिक एनर्जी 0, प्लस पोटेंशियल कितना है? लेट्स कंप्रेस x हाफ के x स्क्वायर, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, that is equal to 0, so we will get x max, है ना, निकल जाएगा। बताओ ये अच्छे समझ में आया क्या? तो बुकलेट का सेक्शन 1 का D1 एंड D2 कंप्लीट कर लेना आज। चलो अच्छा, तीसरा सवाल तो मिटा दिया यार, ध्यान ही नहीं दिया, कर ले वो भी। बच्चों ये दो सिंपल पेंडुलम है, बॉब का मास 2m और एक का मास m, और क्या किया, ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में था, इसको रिलीज कर दिया, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्या होगा? दिस बॉब विल कम डाउनवर्ड, और यहां पे पहुंचेगा जस्ट बिफोर कोलिजन। व्हाट विल बी द स्पीड? बच्चों सवाल ये है कि जब इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से, कोलिजन होगा, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज इलास्टिक। कैन यू सॉल्व दिस सम? क्या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? अभी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर नहीं सर, क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज फोर्सेज है। कौन कौन सा फोर्स है? स्ट्रिंग का फोर्स है, mg का फोर्स है ना। स्ट्रिंग एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा, व्हेन इट विल रीच हियर, इसका वेलोसिटी तो तुम लोग जानते हो, कोई तो बताओ, जस्ट बिफोर। √2gl। बहुत बढ़िया, प्रीति थोड़ा थोड़ा पढ़ती है। वेलोसिटी ऑफ ए, किसी को दिक्कत तो पूछ लेना, जस्ट बिफोर कोलिजन विथ बी। देखो बच्चों, इतना अच्छा हैंडराइटिंग लिख रहा हूं,
अंजुम कभी लिखा नहीं था, नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा क्या? अच्छा है सर। अच्छा है डायरेक्टली रूट 2GL, जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, जो पोटेंशियल है सारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल में लॉस कितना होगा, mgl का। काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना होगा, हाफ mv² का। देखो 1 सेकंड में ही आ जाता है। कोई भूल गया होगा कि सर कहां से लिखे, तो कर दिया है ना। पोटेंशियल में जो लॉस हुआ है काइनेटिक में गेन होगा, ऐसे भी बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन को। अब देखना इन दोनों के बीच में जो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन में mg का फोर्स लग रहा है, टेंशन भी लग रहा है ना। लेकिन ये सब फोर्स बड़ा स्मॉल फोर्स है। अभी बताऊंगा कि ये टेंशन का फोर्स कभी इंपल्सिव फोर्स कब होगा, कब नहीं लेंगे, लेकिन अभी ले सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट। तो इसका लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, है ना। ये इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, 1D कोलिजन ही होगा, हेड ऑन कोलिजन ही होगा। तो मान लेते हैं कि ये सपोज V1 से इधर जाना शुरू किया और ये V2 से इधर जाना शुरू किया। ये V0 लिख लेता हूं। सो क्या अप्लाई करें बच्चों, अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन just before and just after collision। शमित पाटिल, कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? साक्षी सूर्यवंशी, क्या ये पूरा समझ में आया इक्वेशन? अभी हमने इस डायरेक्शंस को पॉजिटिव ले लिया है। आवाज नहीं आई। यस सर। सिमरन, नहीं समझ में आया पूछो, दोबारा बता देंगे यार। अब चलो दूसरा इक्वेशन क्या लिखें। ये एक इक्वेशन हो गया, ये कट कर लेते हैं। सो 2v1 अरेंज कर लेता हूं, तब तक तुम लोग दूसरा इक्वेशन सोच के बताओ जिससे मैं पूछूंगा। समृद्धि, समृद्धि तो बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। समृद्धि बताना दूसरा इक्वेशन। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इन दिस केस, जो हमने एज्यूम किया है उसमें v1 प्लस v2 या v1 माइनस v2। V1 plus V2। चलो कोई बच्चा तो है जिसको समझ में आ रहा है। v1 प्लस v2 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बच्चों v0 से अप्रोच करा था। दिस इज इक्वेशन। अब इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 3v1 इज इक्वल टू 2v0। सो v1 आ गया 2v0 बाई 3, 2v0 बाई 3। बट हमने सवाल ये पूछा है क्या, सवाल तो कुछ और पूछा है, एक स्टेप और आगे पूछा है बच्चों। जस्ट आफ्टर कोलिजन को इतना वेलोसिटी मिला, अब ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और एक पॉइंट पे कहीं रुक जाएगा। सो जिस पॉइंट पे रुकेगा वही इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, यही निकालना है ना।
क्या ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करेंगे? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करें? कौन सा फंड अप्लाई करें? Which concept will help us? Mechanical High energy, mechanical energy energy conservation. conservation. एनर्जी कंजर्वेशन। यार तुम लोग तो ब्रिलियंट हो यार, मैं बेकार में टेंशन ले लेता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन इसके और इसके बीच में है ना, तो डायरेक्टली लिख लेता हूं बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी है 2m ब्लॉक का, कि मास जो भी है हाफ m इंटू वी स्क्वायर, v1 नहीं लिखता हूं अभी, v1 स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी सारा कहां चला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। तो ऐसे लिख लेता हूं, देखना कि तुम लोग कंफर्टेबल हो क्या। 2mg, और ये पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ेगा? इतना बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो एनर्जी कंजर्वेशन को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं कभी कभी। अभी हमने लिख दिया जो काइनेटिक एनर्जी है पूरा पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चलो तो इन इलास्टिक कोलिजन नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो हालांकि डिस्कस कर चुके थे, अपलोड किया था वीडियो, फिर से थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसमें देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। ये बताया था। तो यहाँ पे एक इक्वेशंस लिखोगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो सारे वैलिड रहेगा until unless एक्सटर्नल फोर्स ना हो। और दूसरा इक्वेशंस क्या कहा था लिखने के लिए? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाला। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना, इक्वल होगा या क्या होगा? ई टाइम्स, किसी का म्यूट नहीं है, समर्थ म्यूट कर लो। इक्वल होगा सर। इक्वल नहीं होगा, ई टाइम्स होगा। ये पढ़ाया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। पढ़ा है सर, वो परफेक्टली एनालिस्टिक में बताया था। यहाँ ई टाइम्स लेंगे है ना, ई का वैल्यू लेस देन 1 होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। दिस इज द केस। ये दो इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। मैं एक सवाल ले रहा हूं, सपोज इसका मास 2m, ब्लॉक का वेलोसिटी v0 और ये रेस्ट में है, ठीक है। एंड दिया हुआ आफ्टर कोलिजन
after collision, velocity of 2m block becomes half of its initial velocity. नहीं, एक सेकंड, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं। फाइंड, ठीक है, फाइंड velocity of m block just after collision सर सरफेस स्मूथ है ना? is equal to what? हाँ, mu is equal to 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल सा है। आफ्टर कोलिजन दे दिया है 2m ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो हो गया है हाफ v0/2। m ब्लॉक का वेलोसिटी नहीं पता, लेट्स इट एक्वायर वेलोसिटी v1, है ना। सो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल कितना है लीनियर मोमेंटम, मास इनटू 2mv0 बाद में कितना लीनियर मोमेंटम है 2m इंटू v0/2 प्लस m इंटू v1। क्या ये सब तो बहुत ही आसान सा सवाल है यार। v1 equals to v0। v1 इज इक्वल टू कितना हो गया v0, जब निकल गया। अब बताना पूछा है कि इस कोलिजन्स का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। तो क्या कहते हैं बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हियर? v0/2। v1 minus v0/2। बहुत बढ़िया। v1 minus v0/2 that is equal to v0/2 है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था v0, so v0/2 is equal to e times e into v0। v0। so e जो है वो है कितना हाफ। 0.1। बताओ ये समझ में आया कि नहीं। अब आ जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा 0। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0। मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम रहता है। अपने शेप को रिगेन ही नहीं करेगा, उसमें टेंडेंसी नहीं रिगेन करने का, ये सब हमने पढ़ा दिया है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी
मैक्सिमम। और ये सबसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जिसमें वो बच्चों को सबसे आसान सा सवाल होगा, बहुत ही आसान सा। रीजन एक ही इक्वेशन लिखना है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे। तो एक छोटा सा सवाल ले लेता हूं। मान लो ये मास m1 है, इसका वेलोसिटी है v1। ये मास m2 है, इसका वेलोसिटी है v2। कोलाइड किया, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, दोनों क्या करेगा, चिपक जाएगा, साथ साथ मूव करेगा, कॉमन वेलोसिटी v से। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जिस समय डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हुआ, आप टेंडेंसी नहीं है रिगेन करने का, तो साथ साथ मूव करेगा। तो एक ही इक्वेशन में आ जाएगा कॉमन वेलोसिटी m1 v1 लीनियर मोमेंटम प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। बच्चों v आ जाएगा कि नहीं? अगर किसी से मैं पूछूं व्हाट इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सारे बच्चे साथ साथ लिखते जाएं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस लिख रहा हूं मतलब इनिशियल पहले लिख रहा हूं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया इनिशियल, और फाइनल कम है हाफ, दोनों साथ साथ मूव कर रहा है इसलिए दोनों का मास ले लिया और कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर लिख दिया। पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम हियर, यहां पुट कर दोगे और इसको सॉल्व करना। मैं डॉट डॉट देता हूं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना और रिजल्ट लिख लो, टाइम कम है। हाफ m1 m2 अरेंज करके देखना, ये आ जाएगा। ठीक है, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ देखना, हाफ। बच्चों इसी को ना बोलते हैं दो पार्टिकल है, इसको अगर दो पार्टिकल को एक पार्टिकल जैसा माने तो उसका मास को बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। और इसका फॉर्मूला ये होता है, तो इसी को म्यू लिखते हैं, म्यू। और ये क्या है, v1 माइनस v2, ये है एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी v रिलेटिव, या इसी को कहते हैं, कह सकते हैं v अप्रोच, वेलोसिटी अप्रोच यही था। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ रिड्यूस्ड मास v रिलेटिव का स्क्वायर। यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मेंस में अगर आ जाए तो ये डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक से भी करोगे तो उतना ही टाइम लगेगा। नोट इट डाउन। बच्चों हमने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स के लिए निकाल लिया। एक सवाल करते हैं, लिखो collision is perfectly inelastic, find final common velocity। और मैं किसी से पूछूंगा वही बताएगा, दूसरे बच्चे नहीं बोलेंगे, जिससे मैं पूछूंगा। फाइंड फाइनल कॉमन वेलोसिटी
स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है, दोनों का मास इक्वल है। अथर्व कुंवर, क्या होगा इसका आंसर? सर वीडियो फ्रीज हो गया। अच्छा, इससे आसान तो दुनिया में कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। पूछा है कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? 2m v नॉट, सॉरी m इंटू 2v नॉट, ऐसे लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। इसका माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, बाद में ये दोनों मास साथ साथ मूव किए v वेलोसिटी से, तो टोटल मास हो जाएगा 2m, ठीक है ना, इंटू v। सो v इक्वल टू आ गया v नॉट बाई 2। दूसरा सवाल पूछा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अगर पूछ दिया तो जो बच्चे लेजी हैं तो वो तो कहेंगे सर ने फॉर्मूला पढ़ाया, हाफ इंटू रिड्यूस्ड मास। बच्चों रिड्यूस्ड मास कैसे डिफाइन किया है, लिख लेना, m1 m2 डिवाइड बाई, इसको क्या बोला मैंने, रिड्यूस्ड मास, लिख लेना अपने नोटबुक में। तो यहाँ तो दोनों का मास m और m है, तो रिड्यूस्ड मास देखो ये m/2 आ जाएगा, हाफ म्यू, व्हाट इज v रिलेटिव, V naught. v रिलेटिव v नॉट है या 3V naught. 3V naught. 3v नॉट का स्क्वायर है ना, हाँ तो सर. कितना हो जाएगा, 9m v नॉट स्क्वायर बाई 4, इतना एनर्जी लॉस हुआ है। ओके सर, ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है क्या? नॉट एट ऑल। अगर ये सवाल पूछा है तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, हाफ इंटू m इंटू 2v नॉट का स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक का, दूसरे का कितना है, हाफ m इंटू v नॉट स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल कितना है, हाफ इंटू टोटल मास 2m, वेलोसिटी जो है वो v नॉट बाई 2 है ना। ये निकाल के देखो क्या ये मैच कर रहा है। हाँ सर, मैच कर रहा है. तो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ ऑब्लिक कोलिजन्स में, बाद में पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ इंपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। इंपल्स, बहुत सारे बुक में तो इंपल्स ये सब न्यूटन्स लॉ में ही बता देते हैं, बट मैं यहाँ पे बताता हूँ इंपल्स है क्या। कॉमन लैंग्वेज में जनरली इसका मीनिंग होता है, इंपल्स का मतलब सडन, मतलब एक सडन लार्ज फोर्स लगा, सडन चेंज हुआ। जिसे कभी कभी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि इंपल्सिव डिसीजन लिया, मतलब सडनली एक डिसीजन ले लिया, है ना, सोचा नहीं। डोंट बी इंपल्सिव ऐसे बोला जाता है, मतलब इंपल्स जनरली यूज किया जाता है सडन में। यहां भी जब हम पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इंपल्स हम तब लेंगे जब एक लार्ज फोर्स स्मॉल टाइम के लिए लगा है ना, इन जनरल यही लेते हैं। कोलिजन्स में हम इंपल्स की बात करेंगे कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया, बट फिजिक्स में डेफिनेशन में जरूरी नहीं है कि सडन होना चाहिए। फिजिक्स का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है और मैं बता रहा हूं ये, बाकी बहुत सारे लोग इसको इंपल्स का मतलब ही समझाते हैं फिजिक्स में कि लार्ज फोर्स लगेगा सडन तभी हम बोलेंगे इंपल्स, बट मैं क्लियरली बता रहा हूं इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इंपल्स का डेफिनेशन सिंपली है एफ dt का इंटीग्रेशन। इंपल्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एफ dt का इंटीग्रेशन, किसी भी फोर्स का इंपल्स। ओके,
तो मतलब ये तो चेंज इन मोमेंटम है। impulse of a force F is defined as I is equal to F dt का इंटीग्रेशन जितना भी टाइम इंटरवल है, लिख लो ईशान, पहले इतना लिख लो, देन वी विल कम टू योर पॉइंट। बुक में पढ़ने से यही सब कंफ्यूजन होता है। अच्छा ये बताना, यहाँ पे F और dt में जो मल्टीप्लीकेशन है कौन सा है, डॉट या क्रॉस? Dot. सिंपल मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इस समर्थ बड़ा अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया समर्थ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, न डॉट न क्रॉस। बहुत बढ़िया प्रीति, आई होप कि समझ में आ जाएगा। और मैं तो जान के ही ऐसे पूछता हूँ डॉट या क्रॉस, बच्चे वैसे बोलते हैं या तो डॉट या तो क्रॉस, उनको लगता है नहीं कि सर चीटिंग कर रहे हैं, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। चलो ओके, अगर हम वन डायमेंशन की बात करें, अगर फोर्स वन डायमेंशनल है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ। सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो अगर मैं पूछूं इंपल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एफ और टी के बीच में ग्राफ है, कैन यू से कि एरिया अंडर द कर्व, यस एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। ओके, अब सुनना, एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग रहा है, तीसरा फोर्स लग रहा है, हर कुछ इंपल्स लगा रहा है, हर कोई इंपल्स लगा रहा है। अगर हम नेट इंपल्स की बात करें, आई नेट, तो अगर कि सर वो क्या हो जाएगा, एफ रिजल्टेंट, ये हो जाएगा एफ रिजल्टेंट dt का इंटीग्रेशन। क्लियर? और तुम कहोगे सर एफ आर, एफ रिजल्टेंट जो होता है न्यूटन्स लॉ से, ये होता है dp बाई dt। समझो अब इस चीज को, ईशान समझना, F resultant is equal to dp by dt, change in momentum of the body. So dp is equal to क्या हो जाएगा, F resultant into dt, इसको इंटीग्रेट कर लो। F resultant into dt is equal to क्या हो गया, dp का इंटीग्रेशन। dp का इंटीग्रेशन मतलब p2 minus p1, फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों इसी को हम इंपल्स बोलते हैं, इसी को अभी इंपल्स डिफाइन किया ना। और ये कितना आ गया, चेंज इन मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा लिखा हूं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपल्स, लेकिन इंपल्स किसका, किसी एक फोर्स का क्या, नहीं, नेट फोर्स। नेट फोर्स का। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, टीचर्स भी गलती करते हैं, सिंपली लिखाते हैं इंपल्स का मतलब चेंज मोमेंटम। यार नेट इंपल्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इज इट क्लियर? तो कोई इंपल्स का अगर कोई डेफिनेशन पूछे, इंपल्स का डेफिनेशन पूछे, तो चेन मोमेंटम नहीं बताना है, इंपल्स का डेफिनेशन बताना है एफ dt का इंटीग्रेशन। नेट इंपल्स ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, उस बॉडी के चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ईशान ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर।
अब थोड़ा सा इम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। कोलिजन्स में कोलिजन्स का टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया और इस स्मॉल टाइम इंटरवल में उस बॉडी का कुछ मोमेंटम चेंज हुआ। तो अगर पूछा जाए किसी एक बॉडी ने दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया F इंटू dt का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बॉडी। तो देखो dt बहुत कम होता है और ये कुछ तो मोमेंटम चेंज हुआ। टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो F क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कभी कभी कि F एवरेज ले लेते हैं और इनटू टाइम इंटरवल डेल्टा t है, दैट इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम। बताओ कोलिजन्स में एक सर्टेन अमाउंट जो भी चेंज हुआ है, अगर ये टाइम इंटरवल कम है तो ये फोर्स क्या होगा, लार्ज होगा। ओके सर हाँ बोलो। सर वो एफ एवरेज से फिर से बताना ना। ये मैंने मान लिया कि F तो वेरिएबल होगा कोलिजन्स में। मैंने मान लिया कि चलो उसको मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट फोर्स लगा है, उसको एवरेज ले लिया, तो इसलिए इसको हम बाहर ले लिए इंटीग्रेशन से। तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा t टाइम इंटरवल। और ये सर्टेन मोमेंटम चेंज हो रहा है किसी एक बॉडी का, तो कहेंगे कि जितना टाइम इंटरवल कम होगा फोर्स उतना ही लार्ज होगा। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताता हूं, इसी के लिए समझा रहा हूं कि तुम लोग क्रिकेट खेलने जाते हो है ना, फील्डिंग करते हो, कैच लेते हो, तो पता है जब शुरुआत में गए होगे कैच जैसे बॉल आता हाथ ऐसे करके भगवान का प्रसाद लेने के लिए खड़े हो जाते हो, क्या होता है, बॉल कैच कर लेते हो क्या? नहीं नो सर। नहीं कैच कर लेते हो। और बॉल कैच भी छूट जाता है, बॉल हाथ से उछल के नीचे गिर गया, बाउंस कर जाता रीबाउंड कर जाता है, और हाथ में चोट लगती है क्या? थोड़ा इम्पैक्ट आता है। बहुत तेज चोट लगती है, और उसको आप बगल वाले खिलाड़ी डांटते भी हैं, चिल्लाते भी हैं। तो यू नो कि क्यों ऐसा, तो फिर सजेस्ट करते हैं तुम्हें सीनियर खिलाड़ी क्या सजेस्ट करते हैं? उसको ऐसे पीछे ले लो ऐसे करते वक्त। क्यों पीछे ले लो? देखो उस बॉल का जब आ रहा था टाइम ज्यादा मिलेगा। तुम्हें जब कैच करना था तो तुम्हें उसका वेलोसिटी कुछ हो, उस वेलोसिटी को जीरो करना, अपने हाथ में पकड़ लेना। तूने क्या किया, तूने एकदम स्ट्रिक्ट ऐसे हाथ रखा कि बस आएगा और हमारे हाथ में चिपक जाएगा। तो क्या होता है कि उसका ये स्ट्रिक्ट रखा, मतलब सॉरी फिक्स्ड रखा, तो आएगा और फिर इनफैक्ट कुछ रिबाउंड भी कर जाता है और चोट बहुत तेज लगती है, बिकॉज टाइम इंटरवल कोलिजन्स का बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉरी बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब वो बॉल आया साथ साथ में हाथ भी खींचो ऐसे, है ना, हमने थोड़ा ही फोर्स लगाया, फोर्स हमने क्या किया, कम फोर्स लगाया, और लेकिन टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया, तो उसका वेलोसिटी v0 से जीरो किया। तो देखो हमें करना तो ये था F इंटू डेल्टा टी, उसका वेलोसिटी m v0 था, फाइनली जीरो हो गया वेलोसिटी, मोमेंटम चेंज इतना कराना था। तो वो जो सीनियर्स तो बताता है कि हाथ को पुल करना, वो बता रहा है कि डेल्टा टी को बढ़ाओ। ये जब बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट कम होगा। समझ में आई बात? इसलिए हमें चोट नहीं लगता है व्हेन वी पुल लाइक दिस, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, लेकिन ऐसे रखोगे तो इनफैक्ट आता है और फिर उछल भी जाता है, बिकॉज उसका तुमने ज्यादा फोर्स लगा दिया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो रिबाउंड भी कर जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? क्रिकेट मैच जो खेलते थे। यस सर। यस सर। कोलिजन्स में जब हम बात करते हैं, सपोज इलास्टिक कोलिजन है,
तो टाइम इंटरवल एफ वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करता है बच्चों। जैसे ही कांटेक्ट में आया फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा फोर्स एंड देन इट विल डिक्रीज, ठीक है ना, और अपने शेप को पूरा रिगेन कर लेगा। और ये जो F वर्सेस T होगा वो हो जाएगा चेंज मोमेंटम ऑफ एनी वन बॉडी। ये एरिया क्या हो जाएगा F वर्सेस T ग्राफ में? अगर इलास्टिक है तो ये जो ग्राफ होगा बच्चों, ये ग्राफ बोथ साइड आइडेंटिकल होगा, सिमेट्रिक होगा। ग्राफ will be symmetric, graph will be symmetric about सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन मतलब इसको बोल रहा हूं, है ना। ये पॉइंट क्या बता रहा होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा? फोर्स विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट कंप्रेशन विल बी मैक्सिमम। इस मोमेंट पे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। इसको नोट डाउन करो, बस अभी छोड़ ही रहा हूं, 2 मिनट और रुक जाओ। अरे बच्चों यही इनइलास्टिक कोलिजन होता। इनइलास्टिक कोलिजन्स में क्या वो अपने शेप को कंप्लीटली रिगेन करता है? कहोगे नहीं, ये बढ़ेगा फोर्स, है ना, और इधर मोमेंटम चेंज हो रहा, फोर्स लगा रहा, लेकिन वापस जब आ रहा है ना तो अपने पूरे शेप को रिगेन नहीं करता है, और वो फिर उतना ज्यादा फोर्स लगाता है, उसका फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा फास्ट डिक्रीज होगा, है ना। सो ये एरिया थोड़ा बड़ा होगा और ये एरिया थोड़ा छोटा होगा, इसके बाद सिमेट्रिक नहीं रहेगा। किसमें? इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। आ रहा समझ में ये? अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ये ऑलमोस्ट कंप्रेशन और फिर ऑलमोस्ट ये बहुत शार्प डिक्रीज होकर के जीरो हो जाएगा, शार्प डिक्रीज, क्योंकि जैसे ही मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ उसके बाद तो वो अपने शेप को रिगेन ही नहीं कर रहा, फोर्स जीरो हो जाएगा, साथ साथ मूव करेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक में ये सडनली जीरो हो जाएगा। तो जितना इधर का एरिया जितना कम होगा, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी का उतना ज्यादा लॉस हुआ होगा। इज इट क्लियर? इलास्टिक कोलिजन में सिमेट्रिक, इसमें एसिमेट्रिक, इधर एरिया कम होगा इधर एरिया ज्यादा होगा। दोनों साइड के एरिया में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, ई का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। अच्छा मैंने शायद ये बताया नहीं था, ई इक्वल टू 1 फॉर इलास्टिक, ये लिख लेना। बताया था सर आपने। बताया था E is equal to 0 हाँ for सर बताया। perfectly inelastic, परफेक्टली है ना, और 0 से बड़ा E लेस देन 1 Inelastic. इनइलास्टिक। इनइलास्टिक को एक टाइप का नहीं होगा, E का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और एक और स्टेटमेंट लिख लेना, जितना कम ये होता है उतना ज्यादा लॉस होता है कहीं क्या बात है, लेसर द E more will be loss in kinetic energy। चलो ये बता दिया था नहीं पिछले क्लास में। चलो और आज क्या पढ़ा देते हैं, इम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। एक छोटा सा सवाल लेते हैं।
अच्छा एक सवाल लेते हैं। एक बॉल है जिसका मास 2 kg है, v नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है इस कोलिजन का, ये सरफेस से कोलाइड किया, तो ये किस वेलोसिटी से रिबाउंड होगा? सबसे पहले तो ये बताओ, ये ग्राउंड का सरफेस है, कोई बता सकता है क्या? फोर्टी। ये लास्ट सवाल है, किस वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा? कहोगे सर रिबाउंड क्या v से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v, और दैट इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। e दे दिया हाफ, v नॉट दे दिया 10, तो 5 मीटर पर सेकंड से। क्या कोई दिक्कत है इसमें? हाँ सर। नहीं है। मैं अगर पूछूं कि व्हाट इज चेन मोमेंटम इन द कोलिजन, what is chain momentum in the collision, just before just after collisions में कितना मोमेंटम चेंज हुआ है ऑफ द बॉल, है ना? तो फाइनल कहोगे कि सर फाइनल जो है m इंटू 5 मीटर पर सेकेंड है, किधर? जे कैप के डायरेक्शन में। इनिशियल कितना है? m इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, और किधर है डायरेक्शन? माइनस जे कैप में। तो यही तो डेल्टा पी हुआ है, m दे दिया है 2, 5 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा? j 30, और इसका क्या हो जाएगा? इंपल्स का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूटन सेकेंड, एफडीटी का इंटीग्रेशन है, इतना है ना? Yes, sir. दिस इज द चेन मोमेंटम। अब मैं पूछूं व्हाट इज द नेट इंपल्स, नेट इंपल्स इज इक्वल टू, तुम कहोगे नेट इंपल्स सर हो जाएगा चेन मोमेंटम के बराबर। बताया था ना नेट इंपल्स दिस इज इक्वल टू चेन मोमेंटम। मैंने पूछा कि अगर सपोज टाइम इंटरवल कोलिजन्स का इतना है तो ग्राउंड ने कितना फोर्स लगाया, एवरेज फोर्स। फाइंड एवरेज फोर्स applied by horizontal surface on the block। बहुत ही बढ़िया सवाल 3000। है ना? बहुत सही जवाब है। तो इसको अभी मिटा रहा हूं नीचे वाला पार्ट। बच्चों जब बॉडी कोलाइड कर रहा है तो ये बॉडी पे फोर्सेज कौन कौन सा लग रहा है? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एन लगा रहा है, और कुछ बच्चे भूल जाते हैं स्मॉल mg भी लग रहा है, हालांकि ये नेग्लिजिबल होगा, वी विल लुक हियर, है ना? n ऊपर mg नीचे। तो बताओ बच्चों इंपल्स का डेफिनेशन क्या है? n ऊपर mg नीचे, इतना जे कैप है कि नहीं? फोर्स, नेट फोर्स। हाँ सर। तो नेट फोर्स का impulse that is equal to change momentum। change momentum कितना है? 30 न्यूटन सेकेंड जे कैप, इधर भी जे कैप है तो जे कैप चला जाएगा। n एवरेज n मान लेते हैं, n एवरेज, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं, इंटू डेल्टा टी माइनस mg तो है ही, इंटू डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 30। So n minus mg that is equal to 30 divided by delta t कितना है? 0.01, इसी रेंज में आता है 3000 न्यूटन। सो जो n आ जाएगा बच्चों यहाँ पे
3000 plus 20 that is equal to 3020 न्यूटन। अगर 3000 भी दिया 3020 भी दिया हुआ तो we should tick here, लेकिन 3000 2000 1000 5000 दिया हुआ तो 3000, मतलब उसका मतलब mg को नेग्लेक्ट कर रहा है। यस 3000 के कंपैरिजन में 20 नेग्लिजिबल है। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या ये जो मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है वो इतना ही लगा रहा है या इससे भी ज्यादा लगा रहा होगा? ये तो एवरेज है, ये तो एवरेज है, इससे ज्यादा ही फोर्स लगा होगा। शुरुआत में जैसे ही कांटेक्ट में आया फोर्स कम है, फोर्स बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम कंप्रेसर पे सबसे ज्यादा होगा। सो कभी तुमने ऐसा सोचा है कि अगर तुम्हें कभी से वुडन ब्लॉक है या दीवार में कील ठोकना होता है, कील, तो क्या तुम कभी ऐसे करते हो कि हाथ से ऐसे दबा दिए और प्रेस कर दिए हो जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं सर। नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम वैसे करके लार्ज फोर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। क्या करते हैं, एक हथौड़ा लेते हैं, ऊपर उठाते हैं, है ना, और वेलोसिटी दिए वेलोसिटी दिए वेलोसिटी दिए, लार्ज वेलोसिटी आया और इस पे हिट कर दिए, कोलिजन हुआ। कोलिजन में कितना फोर्स जनरेट हुआ देखे थे अभी? बहुत लार्ज फोर्स जनरेट हुआ था, है ना, 3000। वो तो सिर्फ मास 2 kg का था, वेलोसिटी भी कम ही लिया, तुम तो और वेलोसिटी ज्यादा लेते हो, इसलिए बहुत लार्ज फोर्स जनरेट होता है। दैट्स व्हाई ये किल बेचारा अंदर चला जाता है। ठीक है, चलो। सो सेक्शन एफ और सेक्शन ई दोनों का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में, इसका पहला 10 मिनट डिस्कशन रहेगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का सेक्शन ई सेक्शन एफ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।